मैं नरेश कुमार आप सभी का गुरुग्राम कॉलेज से स्वागत करता हूं। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर में कल हमने अमेरिका की विदेश नीति, डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति, भारत, पाकिस्तान, अन्य इजराइल जो देश हैं, मुस्लिम देश हैं, उनके प्रति किस प्रकार की नीति रही है अमेरिका की। इसी प्रकार आज हम चीन, जो साम्यवादी चीन है, उसकी विदेश नीति अन्य देशों के लिए किस प्रकार की है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम चीन की जो विदेश नीति है, साम्यवादी चीन की जो विदेश नीति है, उसके संबंध में आज हम चर्चाएं करेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसी महाशक्तियों ने इसका खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया। वे उसे पूर्व का तरबूज समझते थे, किंतु साम्यवादी क्रांति 1949 के बाद विश्व राजनीति के एक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ। आज कम्युनिस्ट भौतिक के रूप में चीन पश्चिमी देशों के साथ बराबरी पर है। चीन की अर्थव्यवस्था 6-7 साल प्रतिशत की दर से छलांग लगा रही है, जो विश्व के अन्य देशों के लिए अचंभे की बात है। एक अध्ययन के अनुसार चीन के पास 450 परमाणु हथियार है। इतनी बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति से कोई भी पड़ोसी देश वैर मोल नहीं लेना चाहता। चीन की बढ़ती हुई शक्ति के परिप्रेक्ष्य में जॉन है ने वर्षों पूर्व कहा था कि विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन के संबंध में एक चेतावनी भी दर्शाई गई, जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा दर्शाई गई। उन्होंने कहा कि वहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। साम्यवादी क्रांति के बाद चीन के जो व्यवहार ने उपयुक्त कथन को सत्य कर दिखाया है। वर्तमान समय में चीन की कूटनीति रूस, अमेरिका को नहीं परंतु विश्व के अन्य दूरी और पड़ोसी सभी देशों को परेशान किया हुआ है। मेक इन चाइना का लेबल दुनिया भर में चर्चित है। अब चीन समय को ब्रांड के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की जो अद्भुत महत्व है उसकी विदेश नीति का, उसके संबंध में हम क्या अद्भुत है उसके बारे में जानिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर आज अनेक कारणों से चीन का विशिष्ट महत्व है। आर्थिक सुधारों ने चीन को विश्व की एक बड़ी महाशक्ति, आर्थिक शक्ति बना दिया है। विश्व अर्थव्यवस्था का नियंत्रण आज भले ही पाश्चात्य देशों के हाथों में हो, लेकिन चीन की अपेक्षा नहीं कर सकते। उन्हें चीन का बाजार चाहिए, क्योंकि चीन दुनिया का विशालतम जनसंख्या वाला देश है। पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों को डर है कि भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के समानांतर ध्रुव के रूप में चीन की अर्थव्यवस्था न हो जाए। चीन पाश्चात्य भूमंडलीकरण को अपनी शर्तों पर ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। दुनिया भर में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के लिए राजी करने की मुहिम चलाने वाला अमेरिका यह नहीं चाहता कि चीन उसका सदस्य बने। फीडबैक ने इस संबंध में लिखा है कि साम्यवादी नेतृत्व में एक अधिकृत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में चीन का अभ्युदय आज चीन वर्षों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। यह एक ऐसी घटना है जिससे विश्व की राजनीति में अनेक नए मोड़ और अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। उदाहरण के लिए नंबर 1, चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होना। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीन है उसको
तीसरी मानव शक्ति का दर्जा प्राप्त होने का क्या कारण है? इसका समय चीन की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि साम्यवादी क्रांति से पूर्व चीन की गणना विश्व के 5 महाशक्तियों में थी, किंतु वास्तविक अर्थों में चीन एक महाशक्ति नहीं था। उसकी गणना द्वितीय राष्ट्रों में की जाती थी, परंतु साम्यवादियों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली और सुव्यवस्थित चीन का अभ्युदय हुआ। आज वास्तविक अर्थों में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बाद साम्यवादी चीन विश्व की तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त कर चुका है। नवीन शक्ति संतुलन चीन के द्वारा उसकी विदेश नीति है, उसमें नवीन शक्ति संतुलन भी किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व का एकमात्र साम्यवादी देश साम्यवादी संघ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले रूस के बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल रखने वाले चीन साम्यवादी बन जाने से रूसी गुट की शक्ति में असाधारण वृद्धि हुई है। यदि इसमें पूर्व यूरोप के सोवियत पक्षवादी राज्यों जैसे पूर्वी जर्मनी, उत्तरी कोरिया, भारत, मंगोलिया को सम्मिलित किया जाए तो सोवियत गुट के पास 94 करोड़ 49 लाख जनसंख्या वाले 1,45,149 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जाता है। इससे विश्व का शक्ति संतुलन जो पहले जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट के पक्ष में था, अब सोवियत गुट के पक्ष में हो गया है। अब तीसरा है अमेरिका नीति की विफलता। साम्यवादी चीन की सफलता सुदूर पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की कूटनीति की बहुत बड़ी विफलता रही है। वाशिंगटन ने यांग कोई शेख को बनाए रखने के लिए पानी की तरह दम बहाया। जापान की विजय के बाद उसने इसे 14 करोड़ 15 लाख डॉलर के जहाज दिए। 70 करोड़ डॉलर उधार पट्टे के अंतर्गत 1948 में चीन कानून के अनुसार 12.5 करोड़ का अनुदान दिया, किंतु इतनी अधिक आर्थिक सहायता के बाद भी चांग द्वारा कम्युनिस्टों को नहीं हरास की, परंतु राष्ट्रवादी चीन के सेनापतियों की अयोग्यता का कारण संघर्ष में बहुत सी सैनिक लड़ाई के रूप में साम्यवादी चीन को प्राप्त हुई। नंबर 4 पश्चिमी गुट की नीति में बुनियादी परिवर्तन। पश्चिमी जो गुट है उसकी नीति और परिस्थिति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसे एशिया में कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने सैनिक संधियां करने तथा सीटों बनाने की नीति स्वीकार की। अमेरिका ने फार्मोसा में जुआंग सरकार की रक्षा को अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। उसके अभ्युत्थान ने संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत तथा जापान के अभ्युदयों के लिए तथा पूर्व में उन्हें लोकतंत्र का दुख बनाने के लिए बड़े परिणाम में सहायता देने को बाधित किया है। अमेरिका ने यह भी विश्व का निश्चित कर दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर वह समय अपने सैनिक साधनों से तथा प्रत्यक्ष रूप से साम्यवादी प्रसार का विरोध करेगा। इसी निश्चय के फलस्वरूप उसने 1950 में दक्षिणी कोरिया की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी थी। अब नंबर 5 सोवियत संघ के लिए वरदान व अभिशाप। सोवियत संघ के लिए चीन में साम्यवाद की विजय एक वरदान और अभिशाप दोनों रूपों में आती है, क्योंकि उससे साम्यवादी गुट की जनसंख्या, साधन स्रोतों और शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है, परंतु साथ ही इसमें सोवियत संघ के लिए भावी कठिनाइयों
साम्यवादी की वजह से ही यह संभावना बन गई थी कि चीन साम्यवादी गुट के नेतृत्व और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी हो सकता है, और ऐसा भी हुआ भी। बाद में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन के बीच गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए। नंबर 6, संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव। पाकर और पांचकोश के शब्दों में चीन में साम्यवादी क्रांति का संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ना निश्चित है। चीन की साम्यवादी क्रांति ने एक और एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया, तो दूसरी ओर एशियाई विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया। चीन भारत को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानकर एशिया और अफ्रीका में भारत विरोधी वातावरण उत्पन्न करने का सतत प्रयत्न करता रहा है। नंबर 7, नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्न होना। साम्यवादी चीन की स्थापना में नई अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न हुई है। इनमें से उल्लेखनीय है, पहली समस्या साम्यवादी चीन को मान्यता तथा उसके प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र संघ में बिठाने की थी, पर इस प्रश्न पर अमेरिका तथा ब्रिटेन में गंभीर मतभेद था। अमेरिका के प्रबल विरोध के कारण 1971 तक साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के सभी प्रयत्न विफल रहे। दूसरी समस्या फार्मोसा की है। चीन से भागने के बाद 7 सितंबर 1949 को चांग कोई शेख ने फार्मोसा टापू पर शरण ली। ताइपे नगर को चीनी गणराज्य की राजधानी घोषित किया। 13,857 किलोमीटर का यह टापू चीन के तट से 115 मील की दूरी पर है। इसके पश्चिम में फार्मोसा जल मरुस्थल में पेस्टरडोस के 48 घंटे द्वीप और चीन के तट से 12 मील दूर कियोम और मालसू के टापू है। इस समय इन सब पर चांग का अधिकार है, किंतु साम्यवादी चीन इन्हें चीन का हिस्सा समझता है और इन सब पर अपना अधिकार करना चाहता है। उनका यह भी कहना है कि इन पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना की सहायता को च्वांग का शासन उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन टापुओं को हस्तगत करने का और उनके प्रयत्नों ने पिछले कई वर्षों में महान अंतर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न किए हैं। पूर्वी और दक्षिणी राजनीति का प्रभाव। जो चीन की विदेश नीति है उसमें पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की राजनीति पर प्रभाव भी पड़ा है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की राजनीति पर चीन क्रांति का सबसे बड़ा अधिक प्रभाव पड़ा है। के मनीकर के शब्दों में चीन एक महाशक्ति बन गया है और इस रूप में मान्यता प्रदान करने पर जोर दे रहा है कि इस प्रकार की मान्यता जिन सामंजस्यों की मांग करती है वह सरल नहीं, सुदूरपूर्ण में जो संघर्ष है वह इस प्रतिवाद का परिणाम है। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में चीन अमेरिका एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी बन गए हैं, जिससे यह प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संकट क्षेत्र बन गया है। अब चीन दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन है जो विश्व में दूसरी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक अंग बन गया है। वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलते समीकरणों के फलस्वरूप चौथे स्थान से ऊपर आकर चीन विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। 11.1% की रफ्तार से बढ़ते हुए 2010 में जापान को पछाड़ते हुए उसे पहले चीन ने जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर कब्जा कर लिया था। जब अमेरिका समेत
2010 से पहले 6 मई में चीन के सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने की रफ्तार 11.1% रही है। विश्व बैंक समेत अनेक संस्थानों का अनुमान है कि चीन की अर्थव्यवस्था अगर अपनी औसत विकास दर से बढ़ती रही तो वर्ष 2025 में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी। संक्षेप में चीन की साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप शीत युद्ध और अधिक तीव्रता से आ गई है। जनरल ट्रम्प्स जो 1921 में जो बात कही थी, रंगमंच अब यूरोप से पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर में पहुंच गया है। वह 1949 के बाद सत्य सिद्ध हुई। डॉक्टर हरीश कपूर के शब्दों में भी विश्व राजनीति में शक्ति संपन्न देशों के रूप में अभ्युदय एवं रोमांचक घटना है। अब साम्यवादी चीन की विदेश नीति के उद्देश्य क्या क्या है उनको हम जानेंगे। चीन विदेश नीति के उद्देश्य 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है राष्ट्रीय हित या स्वार्थ, दूसरा है विश्वव्यापी क्रांति व दूरवर्ती लक्ष्य। पाकिस्तान का राष्ट्रीय हित अपने देश के सभी पुराने देशों प्रदेशों को साम्यवादी शासन में अंतर्गत लाना है। दूसरा मौलिक राष्ट्रीय सुरक्षा का है। इस दृष्टि से साम्यवादी चीन एशिया से सभी पश्चिमी शक्तियों को निकालना चाहता है और जापान या भारत जैसे अन्य एशियाई राष्ट्र को सुदृढ़ सैनिक शक्ति नहीं बनने देना चाहता है। उत्तरी कोरिया और वियतनाम को अपने देश की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक समझता है और यहाँ किसी शक्ति का अड्डा नहीं बनने देना चाहता। चीन की साम्यवादी सरकार ने अपनी विदेश नीति के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें से है चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना, चीन को एक महाशक्ति तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में गठित करना, एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना, एशिया और अफ्रीका साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना और साम्यवादी शक्तियों विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष में साम्यवादी देशों का सहयोग करना, प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों, परिवार और स्थिति की रक्षा करना, चीनी सीमाओं का विस्तार करना, सोवियत संघ और रूस के प्रभाव क्षेत्र को काटना, चीन राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि करना, ये मुख्य उद्देश्य रहे